यह एक अद्भुत रात थी, ऐसी रात जो सिर्फ जवानी में ही मुमकिन होती है। प्रिय पाठक, आसमान सितारों से भरा हुआ था, इतना चमकदार कि उसे देखकर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या कोई चिड़चिड़ा या सनकी इंसान ऐसे आसमान के नीचे रह सकता है। यह भी एक युवा सोच है प्रिय पाठक, बहुत युवा सोच। लेकिन ईश्वर करे कि यह सवाल आपके दिल में भी बार बार उठे। जब मैं सनकी और चिड़चिड़े लोगों की बात करता हूं तो मैं अपने ही मन की हालत को याद करने से खुद को रोक नहीं सकता। पूरा दिन मेरा मन अजीब सी उदासी से भरा रहा। सुबह से ही ऐसा लगा मानो मैं अकेला हूं, जैसे सब कोई मुझे छोड़कर चले जा रहे हों। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि सब कौन? मैं 8 साल से पीटर्सबर्ग में रह रहा था, लेकिन मेरी कोई खास जान पहचान नहीं थी। लेकिन मुझे लोगों की जान पहचान की जरूरत भी क्या थी। मैं पीटर्सबर्ग को वैसे ही जानता था जैसे कोई किसी दोस्त को जानता है। यही वजह है कि जब गर्मी के दिनों में पूरा शहर अपना सामान समेटकर गांव चला जाता तो मुझे लगता कि सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। अकेले रह जाने का डर मुझे सताने लगा। 3 दिन तक मैं शहर में यूं ही भटकता रहा, गहरे दुख में डूबा। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। न उसकी स्ट्रीट पर टहलूं, बागों में जाऊं या नदी के किनारे घूमूं, हर जगह खालीपन था। हर साल, हर दिन मैं जिन चेहरों को देखने का आदी था वे सब गायब थे। वे लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं उन्हें जानता था। मैं उनके चेहरे तक पढ़ सकता था। उनकी हंसी देखकर खुश होता था और उनकी उदासी देखकर दुखी। एक बूढ़े आदमी से तो मेरी अनकही दोस्ती भी हो गई थी। मैं उसे हर दिन एक ही समय पर फानटंका पर देखता था। गंभीर सोच में डूबा हुआ चेहरा। वह हमेशा खुद से बड़बड़ाता रहता था, बाएं हाथ से इशारे करता और दाएं हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी पकड़ता था। वह मुझे पहचानने लगा था, मुझ में दिलचस्पी लेने लगा था। अगर किसी दिन मैं फानटंका के उसी जगह और समय पर नहीं पहुंचता तो मुझे यकीन है कि वह निराश होता। यही वजह थी कि हम लगभग एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते थे, खासकर जब हमारा मूड अच्छा होता। एक दिन हम 2 दिन तक नहीं मिले। जब तीसरे दिन मिले तो हमने लगभग टोपी छूकर सलाम कर दिया। लेकिन जैसे ही हमें एहसास हुआ कि हम अजनबी हैं, हमने झटपट हाथ पीछे खींच लिया और बस एक रुचि भरी नजर डालकर आगे बढ़ गए। जब मैं सड़कों पर चलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ये घर आगे आकर मुझे खिड़कियों से झांक रहे हैं और कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूं, ईश्वर का शुक्र है, और मई में मेरी एक नई मंजिल बनने वाली है। या फिर तुम कैसे हो, मुझे कल नया रंग मिलने वाला है। या मैं तो जलने से बच गया, बहुत डर गया था। हर घर मेरी नजरों में एक पहचान रखता था। कुछ तो मेरे खास दोस्त हैं। एक घर इस गर्मी में आर्किटेक्ट से सुधार करवाने वाला है। मैं हर दिन जाऊंगा सिर्फ यह देखने के लिए कि काम सही हो रहा है या नहीं। भगवान न करे अगर कुछ गलत हुआ। लेकिन एक घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। एक छोटा सा हल्के गुलाबी रंग का सुंदर मकान, बहुत प्यारा, एकदम मनमोहक ईंटों का घर। यह मुझे देखकर हमेशा गर्मजोशी से मुस्कुराता था और अपने बदसूरत पड़ोसियों को गर्व से देखता था। जब भी मैं वहां से गुजरता मेरा मन खुश हो जाता। फिर अचानक पिछले हफ्ते मैं उसी गली से गुजरा और मैंने अपने उस दोस्त की तरफ देखा और तभी मुझे लगा कि वह दुखी होकर कह रहा है, उन्होंने मुझे पीला रंग दिया। धोखेबाज, निर्दयी लोग। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, न खंभे न कोनों की सजावट, सब कुछ पीला। अब मेरा प्यारा छोटा सा दोस्त कैनरी पक्षी जितना पीला हो गया था।
मुझे तो गुस्से और बेचैनी से बुरा लगने लगा। आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने उस बिगाड़े गए दोस्त को दोबारा देखने जाऊं, जो अब चीन के शाही महलों जैसा पीला कर दिया गया था। अब तुम समझ सकते हो प्रिय पाठक कि मैं पीटर्सबर्ग को किस तरह जानता हूं। मैंने पहले ही बताया था कि 3 दिन तक मैं अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। सड़कों पर भी अजीब सा लग रहा था। वो कहाँ गए, ये कहाँ गया, बाकी सब लोग कहाँ चले गए। और घर में मैं भी अपने आप को अलग सा महसूस कर रहा था। 2 शाम तक मैं बस यही सोचता रहा कि आखिर मेरी दुनिया में क्या बदल गया है। मैंने अपने मैले से हरे रंग की दीवारों को देखा, अपने जाले से ढके हुए छत को देखा, जिसे मात्रोना मेरी नौकरानी बड़े अच्छे से पाल रही थी। मैंने अपना हर फर्नीचर, हर कुर्सी ध्यान से देखा। शायद कुछ गलत नहीं था। अगर मेरी कोई भी कुर्सी अपनी जगह से हटी होती तो मैं बेचैन हो जाता। मैंने खिड़की देखी, लेकिन सब बेकार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा मात्रोना को बुलाऊं और उसे जालों की सफाई और घर की गंदगी पर डांट लगाऊं, लेकिन वह बस आश्चर्य से मुझे देखती रही, कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई। नतीजा, जाले आज भी अपनी जगह पर मजे से लटक रहे हैं। आज सुबह मुझे आखिर में समझ में आया कि मेरी बेचैनी की असली वजह क्या थी। अरे ये सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, गर्मी की छुट्टियों के लिए अपनी गर्मियों की कोठियों में जा रहे हैं। मुझे पता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज मैं कोई गहरी गंभीर भाषा में बात करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि पूरा पीटर्सबर्ग जा चुका था या जाने की तैयारी में था। हर राहगीर के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, ऐसे जैसे कह रहे हों कि बस अभी के लिए यहाँ है जनाब, 2 घंटे में हम अपनी गर्मियों की कोठी को निकल रहे होंगे। अगर किसी खिड़की पर कोई सफेद नाजुक हाथ दस्तक देता, फिर कोई सुंदर लड़की अपना सिर बाहर निकालकर फूल वाले को बुलाती, तो मुझे साफ लगता कि ये फूल बस यूं ही नहीं खरीदे जा रहे, बल्कि इसलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि जल्द ही वे इन फूलों को अपने साथ गांव लेकर जा सकेंगे। मैंने इस नए खेल में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि सिर्फ किसी के चेहरे से यह बता सकता था कि वह शहर के किस हिस्से में अपनी कोठी रखता है। जो लोग कामेनी और अपतेकास्क्री द्वीपों या पीटर हाफ रोड पर रहते थे, उनके हाव भाव में एक शाही नजाकत थी। वे शानदार गर्मियों के सूट पहनते, सुंदर घोड़ा गाड़ियों में आते। जो लोग पारगोलोवो या और दूर रहते थे, वे गरिमा और सादगी से भरे लगते थे। जो लोग क्रेस्टोवेस्की द्वीप की ओर जा रहे थे, वे इतनी खुशी में लगते थे कि रोकना मुश्किल था। और फिर अगर मैं घोड़ा गाड़ियों की एक लंबी कतार देखता, जिन पर भारी भरकम सामान, टेबल, कुर्सियां, सोफे और बर्तन भरे होते, और उनके ऊपर एक पुरानी रसोइया बैठी होती जो मालिक के सामान को अपनी आंखों के तारे जैसा संभाल रही होती, या फिर अगर नेवा और फांटांका नदियों पर नावें भरी हुई दिखती जिनमें लोगों का सारा सामान लदा हुआ होता और जो ब्लैक रिवर या द्वीपों की ओर जा रही होती, तो मेरी आंखों के सामने यह दृश्य 10 गुना 100 गुना बड़ा दिखता। मुझे लगता पूरा शहर हिल रहा है, सब एक बड़े कारवां की तरह अपनी गर्मियों की कोठियों की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पीटर्सबर्ग अब वीरान होने वाला है। और तब मुझे खुद पर शर्म आई। मैं अकेला, बेकार और उदास महसूस करने लगा, क्योंकि मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। मैं हर घोड़ा गाड़ी में बैठकर भाग जाना चाहता था। मैं हर सम्मानित आदमी के साथ तांगे में बैठ जाना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सच में मुझे बुला दिया हो, जैसे मैं उनके लिए हमेशा से अजनबी था। मैं लंबे शहर पर निकल पड़ा, हमेशा की तरह। मैं यह बिल्कुल भूल गया था कि मैं कहाँ हूं। जब होश आया तो खुद को शहर के दरवाजों पर पाया।
अचानक मेरा मन हल्का हो गया। मैंने शहर की बाधा पार कर खेतों और घास के मैदानों के बीच चलने लगा। कोई थकान नहीं, कोई बोझ नहीं, बस ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा पर रखा भारी पत्थर हट गया हो। हर राहगीर मुझे इतनी दोस्ताना नजरों से देख रहा था जैसे वे मुझे पहचानते हों, जैसे वे खुश हों, जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हों। वे सब सिगार पी रहे थे, हर कोई, और मैं भी वैसा ही हल्का और खुश महसूस करने लगा जैसी खुशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे लगा जैसे मैं अचानक इटली पहुंच गया हूं। शहर की दीवारों के बीच दम घुटने जैसा महसूस करने वाले किसी आधे बीमार इंसान पर प्रकृति का यह प्रभाव कितना गहरा होता है। पीटर्सबर्ग के आसपास की प्रकृति में कुछ अनकहा जादू है। बसंत के करीब आते ही वह पूरी ताकत से खिल उठती है। हर पत्ता निकल आता है, हर फूल अपनी जगह पा लेता है, जैसे कुदरत खुद को संवार रही हो, जैसे खुद को सुंदरता से भर रही हो। मुझे न जाने क्यों एक नाजुक बीमार लड़की याद आ गई। वह लड़की जिसे कभी दया की नजरों से देखा जाता है, कभी सहानुभूति से, और कभी कोई उसे देखता भी नहीं। और फिर अचानक एक पल में जैसे जादू से वह अपूर्व सुंदर लगने लगती है। उसकी उदास आंखों में तेज चमक आ जाती है। उसके पीले गालों में खून दौड़ने लगता है। उसके चेहरे की कोमल रेखाएं एक नए भाव से भर जाती हैं। उसकी गहरी सांसों से उसका वक्ष ऊंचा नीचा होने लगता है। उसका चेहरा अचानक जीवन और सुंदरता से भर उठता है। वह हंसती है और उसकी हंसी चमकती हुई लगती है, जैसे कोई छुपी हुई आग अचानक भड़क उठी हो। तुम चारों ओर देखते हो, सोचते हो यह सब अचानक कैसे हुआ। पर फिर वह पल बीत जाता है। अगले दिन वही लड़की फिर से वैसी ही लगती है, उदास, चुपचाप, खोई खोई। फिर वही पुराना पीला चेहरा, फिर वही थकी हुई धीमी हरकतें। शायद हल्की सी ग्लानि, शायद बीते हुए पल का पछतावा, और फिर मन में अजीब सी उदासी आ जाती है। तुम सोचते हो उस क्षणिक सुंदरता को मैं प्यार भी नहीं कर पाया। पर मेरी रात मेरे दिन से बेहतर थी, और यह ऐसे हुआ। मैं बहुत देर से शहर लौटा, जब 10 बज चुके थे। मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था। मेरा रास्ता नदी के किनारे के सुनसान रास्ते से गुजरता था। वहां इस समय कोई नहीं मिलता। सच कहूं तो मेरा कमरा शहर के एक बहुत दूर के कोने में था, लेकिन मैं गुनगुना रहा था, क्योंकि जब मैं खुश होता हूं तो मैं हमेशा खुद से हल्की धुनें बजाता हूं। हर वह इंसान जो अकेला खुश होता है वो गुनगुनाता है, वो ऐसा ही करता है। और तभी अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने देखा एक औरत नहर की रेलिंग पर झुकी हुई खड़ी थी। उसकी कोहनियां रेलिंग पर टिकी थी और वह गहरी नजरों से गंदे पानी की ओर देख रही थी। उसकी पीली टोपी बहुत खूबसूरत थी। उसके कंधों पर एक छोटा काली शाल थी जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। यह लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि यह सांवली होगी, मैंने सोचा। उसने मेरी आहट सुनी नहीं। जब मैं उसके पास से धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ गुजरा तब भी उसने कोई हरकत नहीं की। अजीब है, मैंने सोचा, यह किसी गहरी सोच में डूबी लगती है। और फिर अचानक मैं ठिठक गया। एक धीमी सिसकी की आवाज आई। हाँ, मैंने गलत नहीं सुना था, वह लड़की रो रही थी। और एक पल बाद एक और सिसकी, फिर एक और। हे भगवान, मेरा दिल बैठ गया। मैं महिलाओं के सामने बहुत संकोची था, लेकिन यह पल कुछ और था। मैंने मुड़कर एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। मेरे होठों तक मैडम शब्द आ ही गया था, पर तभी मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा यह शब्द तो हजारों बार रूसी उपन्यास में इस्तेमाल हुआ है। बस यही सोचकर मैं चुप रह गया। पर जब तक मैं कोई और शब्द ढूंढ पाता, वह लड़की खुद को संभाल चुकी थी।
उसने इधर उधर देखा, फिर घबराकर अपनी नजरें झुका ली और तेजी से मुझसे बचकर चलने लगी। मैं उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन शायद वह समझ गई कि मैं उसके पीछे आ रहा हूं। वह फौरन सड़क पार कर गई और फुटपाथ पर तेजी से चलने लगी। मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका पीछा करते हुए सड़क पार करूं। मेरा दिल पिंजरे में फड़फड़ाते पंछी की तरह धड़क रहा था। और फिर अचानक मेरे भाग्य ने मेरी मदद की। उसी फुटपाथ पर लड़की से कुछ ही दूरी पर एक आदमी दिखा। वह एक अच्छा आदमी लगता था, शानदार पोशाक में, उम्र में थोड़ा बड़ा, लेकिन उसकी चाल में कोई गरिमा नहीं थी। वह लड़खड़ा रहा था, धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर चल रहा था। लड़की को यह देखकर एकदम जल्दी चलने की सूझी, जैसे कोई भी लड़की करती जो रात को अकेले घर जाते समय किसी अनजान का साथ नहीं चाहती। और शायद वह आदमी भी उसे नहीं रोकता, अगर मेरी किस्मत ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया न होता। अचानक बिना कुछ कहे सुने वह लड़खड़ाता आदमी पूरी रफ्तार से मेरी अनजान लड़की के पीछे दौड़ पड़ा। लड़की हवा की तरह भाग रही थी, लेकिन वह शराबी उसका पीछा कर रहा था। करीब पहुंचा और पकड़ लिया। लड़की चीख पड़ी और मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद देता हूं कि उस वक्त मेरे दाएं हाथ में मेरी मजबूत गठीली छड़ी थी। पल भर में मैं सड़क पार कर उसकी तरफ लपका। पल भर में उस आदमी ने मेरी छड़ी की धमकी समझ ली। एक शब्द भी कहे बिना वह पीछे हट गया। जब हम बहुत दूर निकल चुके थे तब जाकर वह कुछ गालियां बड़बड़ाने लगा, लेकिन उसकी आवाज अब हम तक नहीं पहुंच रही थी। अपना हाथ मेरी बाजू पर रखो, मैंने लड़की से कहा। अब वह हमें परेशान नहीं करेगा। लड़की ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया। वह भी डर से कांप रही थी। ओह शुक्रिया, ओह शराबी सज्जन। उस पल मैंने तुम्हें दिल से धन्यवाद दिया। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो बहुत सुंदर थी और सांवली। मैंने सही अंदाजा लगाया था। उसकी काली पलकों पर अभी आंसू चमक रहे थे, शायद अभी के डर से या शायद पिछले किसी दुख से, मुझे नहीं पता। लेकिन अब उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उसने भी मुझे देखा, हल्का सा लाल हुई, फिर नजरें झुका ली। देखा, मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों भगाया? अगर मैं यहां होता तो कुछ भी न होता, पर मैं तुम्हें नहीं जानती थी। मुझे लगा कि तुम भी अच्छा, और अब जानती हो थोड़ा सा। तो बताओ, तुम अब भी कांप क्यों रही हो? ओह, तुमने पहली ही कोशिश में सही पकड़ लिया, मैंने जवाब दिया, खुश होकर कि मेरी लड़की समझदार भी थी, क्योंकि सुंदरता के साथ बुद्धिमानी होना कभी गलत नहीं होता। हाँ, पहली ही नजर में तुम समझ गई कि मैं कैसा इंसान हूं। बिल्कुल सही। मैं लड़कियों के सामने संकोची हूं। मुझे घबराहट होती है, जैसे अभी तुम्हें हुई थी जब वह आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा था। मैं अब भी थोड़ा घबराया हुआ हूं। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी लड़की के साथ इस तरह बातें करूंगा। क्या सच में? लड़की ने हल्की सी हैरानी से पूछा। हाँ, अगर मेरा हाथ कांप रहा है तो सिर्फ इसलिए कि पहली बार इसे तुम्हारे जैसे नाजुक हाथों ने थामा है। मैं औरतों के लिए पूरी तरह अजनबी हूं। मुझे उनकी आदत नहीं है। मैं अकेला हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि उनसे ठीक से कैसे बात की जाती है। और देखो, अब भी मुझे नहीं पता कि मैंने कोई बेवकूफ़ी तो नहीं की बोल के। सच सच बताओ। मैं पहले ही कह देता हूं, मुझे किसी बात का बुरा मानने की आदत नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि उल्टा, अगर तुम सच में साफ साफ सुनना चाहते हो तो मैं बताऊं कि औरतों को ऐसी झिझक पसंद आती है। और अगर तुम और जानना चाहते हो तो मुझे भी यह पसंद है। और जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाती मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या सच में? मैंने खुशी से लगभग हाँफते हुए कहा।
लेकिन तुम ऐसा करोगी तो मेरी झिझक ही चली जाएगी और फिर मेरी सारी उम्मीदें खत्म। उम्मीदें? किसकी उम्मीदें? कैसी उम्मीदें? यह तो कुछ अच्छा नहीं कहा तुमने। मुझे माफ करना, यह मेरी जुबान फिसल गई। पर इस वक्त कोई इंसान यह उम्मीद कैसे न करे कि उसे पसंद किया जाए, है ना? हाँ, वही। लेकिन सुनो, दया करके थोड़ा नरमी बरतो। सोचो मैं क्या हूँ। मैं 26 साल का हूँ और मैंने कभी किसी लड़की को करीब से जाना ही नहीं। तो मैं तुम्हारी तरह कैसे बोल सकता हूँ? कैसे सही शब्द चुन सकता हूँ? जब मेरा दिल बोलता है तो मैं चुप रहना नहीं जानता। चलो, कोई बात नहीं। यकीन करो, मेरी जिंदगी में एक भी लड़की नहीं थी, कोई भी नहीं, कोई पहचान, कोई दोस्ती, कुछ भी नहीं। और मेरा हर दिन बस एक ही ख्वाब में गुजरता था कि कभी न कभी कोई तो मिलेगी। ओह, काश तुम्हें पता होता कितनी बार मैंने इस तरह प्यार किया है। कैसे? किससे? किसी से नहीं, सिर्फ एक कल्पना से, सिर्फ उस लड़की से जो मेरे सपनों में आती है। मैं अपनी कल्पना में पूरी कहानियां गढ़ता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं समझोगी। हाँ, सच है, मैंने 2-3 औरतों से मुलाकात की है, लेकिन वे कौन थी? वे मकान मालकिन थी। वो अब अगर बताऊं तो तुम हंसोगी। कई बार मेरे मन में यह भी आया कि किसी अच्छी महिला से जो अकेली सड़क पर चल रही हो, उससे बस बात करने की कोशिश करूं। बस बात, शर्माते हुए, इज्जत से, विनम्रता से। उसे बताऊं कि मैं अकेलापन में घुट रहा हूं। उसे कहूं कि मुझे औरतों से जान पहचान बनाने का कोई मौका नहीं मिलता। उसे समझाऊं कि यह उसका फर्ज है कि ऐसे बदनसीब इंसान को दुलकारे नहीं। कि मैं सिर्फ 2-3 शब्द मांग रहा हूं, बस 2 शब्द। वह चाहे तो मुझ पर हंसे, मुझे हिम्मत दे, कुछ भी कहे, बस मुझसे 2 शब्द बोले। भले ही हम फिर कभी न मिले, लेकिन तुम हंस रही हो और यही वजह है कि मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं। नहीं, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी बातें सुनकर नहीं, तुम्हारी अपनी ही उलझन पर हंस रही हूं। अगर तुमने कोशिश की होती तो शायद सफल हो जाते, भले ही यह सड़क पर होता। जितना सरल उतना अच्छा। कोई भी दयालु महिला जब तक वह बेवकूफ न हो या किसी वजह से पहले से ही गुस्से में न हो, तो वो तुम्हें उन 2 शब्दों के बिना कभी नहीं टालती। पर रुको, मैं यह क्या कह रही हूं? बेशक वह तुम्हें पागल समझती। मैं तो खुद को देखते हुए सोच रही थी, मुझे दूसरों की जिंदगी के बारे में काफी पता है। ओह शुक्रिया, मैंने जोर से कहा। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे लिए अभी क्या किया। मुझे खुशी है, सच में बहुत खुशी है, लड़की ने कहा। लेकिन बताओ, तुमने कैसे जाना कि मैं ऐसी लड़की हूं जिसे तुम्हारी नजरों में ध्यान और दोस्ती के लायक समझा जा सकता है? मतलब जिसे तुम मकान मालकिन जैसा न समझो। आखिर तुम मेरे पास क्यों आए? क्यों आया? लेकिन तुम अकेली थी। वह आदमी बहुत बदतमीज था, रात का समय था। तुम्हें मानना पड़ेगा, यह मेरा फर्ज था। नहीं, मेरा मतलब इससे पहले, जब तुम सड़क के उस पार थे। तुम्हारा इरादा पहले ही मुझसे बात करने का था, है ना? सड़क के उस पार? सच कहूं, मुझे नहीं पता मैं इसका जवाब कैसे दूं। मुझे डर लग रहा है। जानती हो, मैं आज बहुत खुश था। मैं गाते हुए चल रहा था। मैं खुले मैदानों में घूमता रहा। मैंने पहले कभी इतने अच्छे पल महसूस नहीं किए थे। और तुम, शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। मुझे लगा तुम रो रही थी और मैं सुन नहीं पाया। मेरा दिल बैठ गया। हे भगवान, क्या इतना भी गलत था कि तुम्हारी चिंता करूं? क्या इसमें कुछ बुरा था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनापन महसूस किया? ओह माफ करना, मैंने अपनापन कहा। खैर, कुल मिलाकर क्या तुम नाराज होती अगर मैं सहज रूप से तुम्हारे पास आ जाता? रुको, बस अब और मत बोलो। लड़की ने सिर झुका लिया और मेरा हाथ दबा दिया। यह मेरी गलती थी कि मैंने इस बारे में बात की, पर मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें गलत नहीं समझी। लेकिन देखो, मैं अपने घर पहुंच गई। मुझे इस गली में मुड़ना है, बस 2 कदम दूर है। अलविदा और शुक्रिया। क्या सच में? क्या तुम सच में चाहती हो कि हम फिर कभी न मिलें?
क्या हमारी कहानी बस यही खत्म हो जाए? लड़की हंसी। देखो, पहले तो तुम्हें सिर्फ 2 शब्द चाहिए थे और अब? खैर, मैं कुछ नहीं कहूंगी। शायद हम फिर मिले। मैं कल यहाँ आऊंगा, मैंने जल्दी से कहा। ओह, माफ करना, मैं पहले से ही बोलने वाला था। हाँ, तुम्हें बहुत धैर्य नहीं है, लगभग जिद कर रहे हो। सुनो सुनो, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे माफ करना अगर मैं कुछ और कह दूं, पर सच कहूं, मैं कल यहाँ ना आऊं यह मुमकिन नहीं है। मैं एक सपने देखने वाला इंसान हूं। मेरी असली जिंदगी इतनी कम है कि इस तरह के पल मेरे लिए बहुत दुर्लभ हैं। मैं बार बार इन पलों को अपने सपनों में जीऊंगा। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचूंगा, पूरे हफ्ते, पूरे साल। कल मैं यहीं आऊंगा, ठीक इसी जगह, ठीक इसी समय, और मैं आज की याद में खुश रहूंगा। यह जगह अब मेरे लिए खास हो गई है। मेरे पास पहले से ही पीटर्सबर्ग में 2-3 ऐसी जगहें हैं जहां मैंने कभी आंसू बहाए थे, ठीक वैसे ही जैसे तुमने। कौन जानता है, शायद तुम भी 10 मिनट पहले किसी पुरानी याद के लिए रो रही थी। लड़की ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई। ठीक है, शायद मैं भी कल आऊंगी, ठीक 10 बजे। मुझे पता है कि तुम्हें रोक नहीं सकती। असल में मुझे खुद भी यहाँ आना है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे कोई मुलाकात तय कर रही हूँ। मैं पहले ही बता रही हूँ कि मुझे यहाँ किसी और वजह से आना है। लेकिन खैर, मैं साफ साफ कह दूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तुम आ जाओ। शायद कुछ अजीब हो जाए जैसे आज हुआ था, पर कोई बात नहीं। सच कहूँ तो मैं तुम्हें फिर से देखना चाहूँगी, तुमसे 2 शब्द कहना चाहूँगी। बस एक बात याद रखना, मेरे बारे में गलत मत सोचना। यह मत सोचना कि मैं किसी से इतनी आसानी से मिलने का वादा करती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करती। बस एक शर्त पहले से तय कर लेते हैं। एक वादा। हाँ हाँ, जल्दी कहो, मुझे सब पहले से बता दो। मैं हर शर्त मानता हूँ, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं खुद की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं वफादार रहूँगा, सम्मान करूँगा। तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लड़की हंसी। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम कल आओ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। पर ध्यान रखना, पहली शर्त यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। यह नामुमकिन है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। मैं दोस्ती के लिए तैयार हूँ, लो मेरा हाथ, लेकिन प्यार मत करना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कहा, उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए। चुप रहो, कसम मत खाओ, लड़की ने कहा। मैं जानती हूँ कि तुम बारूद की तरह जल्दी भड़क जाते हो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी नीयत पर शक कर रही हूँ। अगर तुम जानते होते, मैं भी अकेली हूँ। मेरे पास भी कोई नहीं जिससे मैं एक शब्द कह सकूँ, कोई ऐसा नहीं जिससे मैं सलाह मांग सकूँ। सड़क पर तो कोई अपना नहीं मिलता, लेकिन तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 20 साल से दोस्त हैं। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, है ना? तुम खुद देखोगी। पर मैं नहीं जानता कि ये 24 घंटे कैसे कटेंगे। आराम से सोना, शुभ रात्रि, और याद रखना, मैंने तुम पर पहले ही भरोसा कर लिया है। लेकिन अभी तुमने जो कहा, क्या हर भावना के लिए इंसान को दोषी ठहराया जा सकता है? तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे तुरंत लगा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। भगवान के लिए मुझ पर भरोसा करो। पर किस बारे में? क्या हुआ? कल तक इंतजार करो। फिलहाल यह एक रहस्य रहेगा। यह तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। इससे इसमें हल्का सा रोमांस का एहसास जुड़ जाएगा। शायद मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूं और शायद न बताऊं। पहले हम थोड़ा और बातें करेंगे, एक दूसरे को बेहतर जानेंगे। हाँ, और कल मैं भी तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन यह सब क्या हो रहा है? जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? बताओ, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुमने मुझे पहले ही पल में ठुकराया नहीं? किसी और लड़की ने तो शायद ऐसा कर दिया होता, पर तुमने सिर्फ 2 मिनट में मुझे हमेशा के लिए खुश कर दिया। हाँ, सच में खुश। शायद तुमने मुझे खुद से सुलह करने का रास्ता दिखा दिया। शायद तुमने मेरे सारे संदेह मिटा दिए। शायद यह वो पल है जो मुझे चाहिए था। पर रहने दो,
कल मैं तुम्हें सब बता दूंगा, तुम सब कुछ जान जाओगी, सब कुछ। ठीक है, मैं राजी हूं, लड़की ने धीरे से कहा। कल तुम शुरू करोगे? तय रहा। तो फिर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। हम अलग हो गए। मैं पूरी रात यूं ही सड़कों पर घूमता रहा। मेरा दिल घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं बहुत खुश था। कल